मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, अभी जो हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में एक चैप्टर खत्म करा था वो था आपका स्टोन एज यानी कि पाषाण काल के बारे में। आज जो है सेकंड चैप्टर को देखेंगे जो कि है आपका सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर अप किया गया है, जो कुछ भी घटना चक्र में दिया हुआ है, चाहे वो चैप्टर नोट्स हो गए या फिर जो एमसीक्यू हैं उसके डिस्क्रिप्शन हो गए। सो ये कंप्लीट समरी है घटना चक्र की। अगर आप देखोगे तो ओरिजिनल बुक तकरीबन 900 पेजेस की है, बट समराइज नोट्स की बात करेंगे तकरीबन ये 200 पन्ने के आसपास है और इन 200 पेजेस में आप कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री को कवर अप कर सकते हैं। आप चाहें तो नोट्स भी ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर ये यहाँ पर गिवन है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, 9027281376 इस नंबर पर। और अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए या आप सिर्फ वीडियो से देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो सीरीज फॉलो कर सकते हैं, इसके माध्यम से आप सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, कि ये जो सैंधव सभ्यता और संस्कृति है इसके दूसरे नाम क्या क्या हैं। ठीक है, दूसरे नामों की बात करें तो इसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब ये जो तीन अलग अलग नाम हैं इनका क्या मतलब रिलेवेंस है, क्यों ये नाम रखे गए। तो सिंधु नदी के पास में मतलब उसके किनारे ये पूरी सभ्यता डेवलप हुई, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिमिलर वे पे ये सिंधु घाटी की सभ्यता कहने का भी यही रीज़न है। वहीं हड़प्पा इस सभ्यता की बात करें तो इस पूरे सिविलाइजेशन का जो पहला मतलब साइट था जहाँ पर उत्खनन किया गया, जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने सारी चीज़ें देखी, तो वो था हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब यहाँ पर बात होती है कि इसकी तिथि क्या निर्धारित करी गई, क्या यानी कि ये जो सिविलाइजेशन है ये कौन से काल में कौन सी तिथि में डेवलप हुई थी। तो इसका जो पूरा वो है जिस ड्यूरेशन में ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई, ये 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के आसपास है। आगे बात करते हैं कि भाई ये जो पूरा डेटिंग दी गई यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम इसके लिए असाइन करा गया, ये किस बेस पे करा गया। तो एक मेथड होता है जिसमें कार्बन 14 करके होता है, रेडियो एक्टिव कार्बन 14। सो उसका पूरा एनालिसिस उस पूरे मेथड से एनालाइज करा गया कि ये सभ्यता कब की हो सकती है। अब यहाँ पर जो अलग अलग चीज़ें मिली इस सभ्यता की, उनके ऊपर ये रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इसका विश्लेषण किया गया, ठीक है। उससे ये पूरा जो ड्यूरेशन था उसको माना गया कि ये इसके आसपास हो सकती है। आगे बात करें कि सैंधव सभ्यता आद ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आद ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं कि आद ऐतिहासिक क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक क्या होता है और जो ऐतिहासिक है ऐतिहासिक काल क्या होता है। सो आद ऐतिहासिक काल का मतलब ये है कि ऐसा पीरियड जब लोग लिखते तो थे, ठीक है, उनकी कोई लिपि तो थी, बट वो हम आज नहीं समझ पाए हैं। मतलब उनके द्वारा लिखी गई जो भी चीज़ थी उसको हम समझ नहीं पाए हैं, लेकिन वो लोग लिखना जानते थे, ये सर्टेन है, ठीक है। सो ऐसे पीरियड को आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लेखन कला का तो ज्ञान था किंतु अभी तक इसे जो है पढ़ा नहीं जा सका है। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि यहाँ के लोग जो थे वो कांस्य युगीन यानी कि तांबे आंबे से तो ये परिचित थे, लेकिन लोहे का यहाँ पर अभी तक ज्ञान नहीं था लोगों को, ठीक है। सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पहला आद ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी, दूसरा ये जो सभ्यता थी उसमें लोग जो है कांस्य धातु के बारे में जानते थे बट लोहे से परिचित नहीं थे। पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ये जो है हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। यानी कि अब अगर हम इस सभ्यता की बात करें जो आज से तकरीबन 2300 ईसा पूर्व के मतलब 2300 नहीं, आज से नहीं, अगर ईसा पूर्व की बात करें तो ईसा पूर्व में 2300 ईसा पूर्व के आसपास जो सभ्यता डेवलप हुई, अब उसके बारे में जानने के लिए कैसे मतलब पता करा जा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पर जो लोग रहते थे और वो जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे उन चीज़ों के ऊपर ही हमने जो है पूरा विश्लेषण किया कार्बन 14 का, उस पर मेथड लगाया, जाना कि ये लोग जो है कौन से काल के थे, इनके बर्तन हैं तो बर्तनों से वो क्या इस्तेमाल करते होंगे, घर थे तो घरों से, अभी हम आगे जाके सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं।
चाहे वो मोहनजोदड़ो के बारे में हो गया या हड़प्पा के बारे में हो गया, लोथल के बारे में, कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, क्या खाते थे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो इन ऑल अगर हम देखें तो इनके जो पुरावशेष थे उसी की वजह से हमें पूरा मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई इसके बारे में जानकारी मिलती है। हमने धीरे धीरे करके जब एनालाइज किया तो उसमें हमने पूरा एक कहें तो फ्रेम बनाया कि हाँ किस तरीके से ये लोग का रहन सहन था, क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या खाते थे। ठीक है, सो आगे हम बात करते हैं इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता और जो वैदिक सभ्यता है उसमें डिफरेंस क्या रहा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पहले आई, वैदिक सभ्यता बाद में आई। तो अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो ज्ञान और नगर नियोजन ये जो थे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलप थे सिंधु घाटी सभ्यता में। मतलब एक तो उन लोगों को जो मतलब नॉलेज के सेंस में वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे वैदिक सिविलाइजेशन के कंपैरेटिवली। दूसरा नगर नियोजन, जो सिटी का अरेंजमेंट था कि नालियाँ कैसी होंगी, घर कैसे होंगे, कहाँ पर तालाब होगा, क्या कुछ होगा। सो इस सेंस में सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो ज़्यादा जानकार थे, ज़्यादा डेवलप थी ये सिविलाइजेशन। वहीं अगर वैदिक काल की बात करें तो इनका कम विकसित था ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें मृदभांड, काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड होते थे। यानी कि अगर कोई पॉट है सो इस पॉट पे कलर होता था, जो बेस कलर होता था ये लाल रंग का होता था और इसके ऊपर काले रंग की आकृतियां बनाते थे। वहीं अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता की तो इसमें जो मृदभांड होते थे, जो पॉट्स होते थे, वो धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड होते थे। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है कि ये जो सभ्यता थी कैसी थी, नगरीय थी। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था या फिर सिंधु घाटी सिविलाइजेशन था ये नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण थी। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन आप देखने को मिल रहा है कि पहले वाली सभ्यता तो मतलब अर्बनाइजेशन था, वहाँ पर नगरीय थी, जबकि दूसरी जो थी वो कैसी हो गई, आपकी बाद में आने वाली ग्रामीण सभ्यता हो गई। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट को ज़रूर याद रखें। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है सैंधव सभ्यता में निर्मित घर एक मंजिल ही बनाए जाते थे। यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यहाँ पर घरों में सिर्फ एक फ्लोर ही होता था, लेकिन कुछ ऐसे भवन जरूर मिले हैं जिसमें सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये बात कही जा सकती है कि भाई 2 मंजिलें इमारत भी यहाँ पर होती थी। सो अगर एग्जामिनेशन में ऐसा स्टेटमेंट आए आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में केवल एक मंजिला इमारत ही मौजूद थी तो ये गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि कुछ जो ऐसे फाइंडिंग्स मिली हैं जिसमें सीढ़ियाँ मिली हैं, स्टेयर्स मिली हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक मंजिल के बाद अगर स्टेयर मिल रही है दैट मीन्स कि उसके ऊपर एक मंजिल और बनाई गई होगी। ठीक है, सो उसको इनकरेक्ट आप चूज करेंगे। नेक्स्ट बात करें सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुख्य सड़कों की जो औसत चौड़ाई है वो तकरीबन 10 मीटर होती थी। ठीक है, आज की डेट में आप देखोगे 10 मीटर की आपको सड़क मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हाईवे पे तो आपको मिल जाए, नॉर्मल कहीं अगर किसी कॉलोनी में देखोगे 10 मीटर की सड़क तो मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बट अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो वहाँ पर जो मेन सड़कें थी उनकी औसत चौड़ाई कितनी होती थी, 10 मीटर होती थी। इसके बाद समकालीन सभ्यताओं की बात करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के मतलब कंटेम्परेरी कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी, इसमें एक है आपका मेसोपोटामिया और दूसरा है आपकी मिस्र की सभ्यता। ये दोनों ही समकालीन सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब यहाँ पर बात करते हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में। इसका विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ, ये है आपकी नील नदी, या फिर हम कहें तो उसके बेसिन में हुआ। दूसरा, मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। रीजन बीइंग कि देखो कोई भी सिटी है उसके डेवलप होने का, उसके सरवाइव होने का चांस तभी है जब वहाँ पर वाटर फैसिलिटी हो। ठीक है, पानी इतना पर्याप्त हो कि वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो अपना जीवन यापन कर सकें। सो दुनिया में ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं वो सब किसके किनारे बसी है, कोई ना कोई नदी है उसके किनारे पूरा सिटी जो है वो डेवलप हुआ है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं मिस्र की तो ये जो है नील नदी के किनारे डेवलप हुई है, और इस नदी के अभाव में ये जो भूभाग था ये कैसा हो जाता, रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता।
इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सुमेरिया सभ्यता के बारे में। ये जो सभ्यता थी इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। पहला कि प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे यहाँ के लोग, ठीक है। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले लिपि का आविष्कार किया, तो आपको याद रखना है सुमेरिया सभ्यता, ठीक है। इनकी प्रारंभिक तिथि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया की जो क्यूनिफॉर्म लिपि है उसको सामान्यतः प्राचीनतम लिपि कहा जाता है या फिर माना जाता है। सो क्यूनिफॉर्म लिपि आपको याद रखनी है, सुमेरिया सभ्यता आपको याद रखनी है कि सुमेरिया सभ्यता की ही ये लिपि थी क्यूनिफॉर्म, और ये दुनिया की सबसे प्राचीन लिपि है। इसके बाद कुछ और फैक्ट्स देखते हैं अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इसमें सबसे पहला फैक्ट है कि जॉन मार्शल, इन्होंने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को नाम दिया सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो ये जो नामकरण है इंडस सिविलाइजेशन, ये किसने दिया? ये दिया जॉन मार्शल ने। तिथि अभी हम देख चुके हैं कि 2300 से 1900 ईसा पूर्व के आसपास। अब मतलब अभी हमने जो देखा वो 1700 था, ठीक है, वो सर्वमान्य है। बट ये जो पूरा ड्यूरेशन रहा 2300 से 1900 का, उसमें ये जो सिविलाइजेशन थी ये अपने विकास की पराकाष्ठा पे थी, यानी कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड थी इस ड्यूरेशन में। हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है, यानी कि ये जो पूरी सिविलाइजेशन है ये किस तरीके से है, कुछ इस तरीके से त्रिभुजाकार क्षेत्र में ये डेवलप है। हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति थी, जिसमें मुख्यतः 4 प्रजातियां शामिल थीं। इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यानी कि काकेशियन लोग इसके अंदर शामिल थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। दूसरे भूमध्य सागरीय यानी कि इंडो यूरोपियन और कैस्पियन, ये इसके अंदर शामिल थे। थर्ड बात करें तो एल्पाइन लोग भी इसके अंदर शामिल थे और मंगोलाइड लोग भी इसके अंदर शामिल थे। तो ये 4 अलग अलग प्रजातियां हैं जिसके लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में। जो अलग अलग स्कॉलर्स रहे उनके क्या विचार थे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, विद्वान की, और उन्होंने सिंधु सभ्यता के संदर्भ में क्या बोला। इन्होंने सबसे पहले हैं आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, इन्होंने बोला कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो कैसे थे, वो आर्य लोग थे, ठीक है। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर की बात करें, इन्होंने बोला कि सुमेरिया से आए हुए लोग थे जो यहाँ पर इंडस वैली में बसे, और यहीं से इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब पूरी डेवलप करी। रखालदास बनर्जी की बात करें तो इन्होंने बोला ये द्रविडियन थे, यानी कि साउथ इंडिया से आए थे और यहाँ पर आकर बसे थे, ठीक है। सो इस तरीके से ये 3 अलग अलग स्कॉलर्स हैं जिनके ये मत थे कि यहाँ के लोग आखिर आए कहाँ से थे, ठीक है। सो लक्ष्मण स्वरूप की बात करें तो आर्य थे, गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने बोला सुमेरियन थे, और रखालदास बनर्जी की बात करें तो द्रविडियन थे। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक ये है कि अगर लक्ष्मण स्वरूप की बात करेंगे, ऑब्वियस ये बात है, आपको समझ में आ रहा है कि इंडियन है। लक्ष्मण की बात करेंगे, बहुत पुराना कैरेक्टर है, मतलब रामायण के टाइम का कैरेक्टर है, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो सिमिलरली जो आर्य लोग हैं ये भी बहुत पुराने लोग हैं, सो ये इस तरीके से हो जाएगा। वहीं रखालदास बनर्जी की बात करोगे तो ये रखालदास बनर्जी, ये भी आप भाई एक इंडियन नाम है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि ये द्रविड़ देश से आए थे, यानी कि साउथ इंडिया से ये लोग आए थे, ठीक है। बाकी मार्टिमर व्हीलर ऑब्वियस ही बात है, इन्होंने बोला कि सुमेरिया से आए थे, यानी कि ये खुद बाहर के हैं, तो इन्होंने बोला कि बाहर से ही लोग यहाँ पर आकर बसे थे। इस तरीके से याद आप रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में जो विद्वान हैं इनके मत क्या थे, यानी कि क्या मानना था इनका। सबसे पहले EJ मैके की बात करें तो इन्होंने बोला कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो है वो सुमेर यानी कि मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुई थी, यानी कि जो माइग्रेट हुए लोग मेसोपोटामिया से वो आकर कहाँ पर बसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। सो यहाँ पर आप इस तरीके से याद रख सकते हो, मैके में स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपका, मैं आ रहा है, ठीक है, माँ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मेसोपोटामिया या फिर सुमेरिया मतलब एक ही चीज़ है। सो इसमें भी स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, माँ आ रहा है। तो मैके से आए कहाँ, मतलब मैके ने क्या बोला कि कहाँ से आए, मेसोपोटामिया से। दोनों में यहाँ पर आपको एक सिंक्रोनाइजेशन मिलेगा, इस वर्ड से आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हो। होता क्या है, एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। सो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए छोटी छोटी
ट्रिक मैं आपको बताता चलूँगा। ये मतलब समय के साथ आप इसको छोड़ भी सकते हैं ट्रिक्स को, बस आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। जैसे ही आप मैके देखो, आपके दिमाग में माँ से आना चाहिए कि भैया कहाँ से आए होंगे, मेसोपोटामिया से, यानी कि सुमेरिया से। इसके बाद नेक्स्ट है आपके D.H. गार्डन और मार्टिमर व्हीलर। इनके बारे में अभी हमने देखा था, ठीक है। सो इन्होंने क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई है, यानी कि वेस्ट एशिया, जो भी हमने देखा था कि इन्होंने बोला कि सुमेरिया से लोग आए थे और वही लोग आकर यहाँ पर बसे थे, ठीक है। सो इनका विचार था कि वेस्ट एशिया से लोग आए क्या मतलब वहाँ से ये इस पूरी सभ्यता का विचार जो है वो हुआ और धीरे धीरे लोग आकर यहाँ पर बसे और वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई। इसके बाद अमलानंद घोष की बात करें तो इन्होंने बोला कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के फलस्वरूप हुआ, यानी कि इन्होंने बोला कि पहले से वहाँ पर जो लोग रह रहे थे धीरे धीरे वो अपने लाइफ में और मैच्योर हुए, उनकी चीज़ें और मैच्योर हुई और फाइनली जो हम हड़प्पा सभ्यता वेल मैच्योर्ड देखते हैं वो रिजल्ट है पहले से वहाँ पर बसे हुए लोगों के कारण। ये है अमलानंद घोष। इन्होंने कहा कहीं से नहीं आए थे, वहीं पर लोग रह रहे थे, वही लोग धीरे धीरे इस सभ्यता को और डेवलप किए हैं। नेक्स्ट बात करें स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस और जॉर्ज एफ डेल्स की। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हड़प्पा सभ्यता के स्थानीय उत्पत्ति जो है उसी सिद्धांत को इन्होंने मान्यता दी। मतलब ये लोग भी ये मानते थे कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ये कहीं बाहर से नहीं आए थे, ये वहीं पर रह रहे थे और वहीं पर रहने वाले लोगों ने ही इस पूरी सभ्यता का विकास किया है। इसके बाद एम रफ़ीक मुगल की बात करें तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ और इन्होंने अपनी पुरानी मान्यता का खंडन किया। मतलब इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा लोगों ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। चाहे हम एम रफ़ीक मुगल की बात करें, चाहे स्टुअर्ट पिगट की बात करें, तो ये सब लोग ये मानते थे कि वहीं पर लोग रह रहे थे और उन्हीं लोगों ने धीरे धीरे सभ्यता को डेवलप किया है। चाहे हम अमलानंद घोष की बात करें, ठीक है। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर है देश और जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पर क्या क्या फाइंडिंग्स मिली हैं, ठीक है। मतलब सभ्यता के जो अवशेष प्राप्ति स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अफ़गानिस्तान के बारे में बात करें तो अफ़गानिस्तान में शुर्तगही और मुंडिकाक ये दो साइट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आपका पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, एक टाइम पर ये सब कुछ पूरा क्षेत्र एक ही हुआ करता था, ठीक है। ये साइट्स हैं आपकी जो मतलब इस पर्टिकुलर कंट्री में मिली हैं। अफ़गानिस्तान में दो ऐसी साइट्स हैं, शुर्तगोही और मुंडिकाक। पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष मिले। भारत की बात करें तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र, यहाँ पर अलग अलग जगह पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ मिले हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सभ्यता के अंतिम प्राप्ति स्थल, यानी कि आखिरी एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या थे, कौन कौन से वो साइट्स हैं जो एक्सट्रीम पॉइंट है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में और कोई फाइंडिंग्स नहीं हुई हैं। मतलब उन साइट्स के आगे अगर हम एरिया में जाएं तो वहाँ पर नहीं मिले। तो सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो ये है आपका सुतकागेन डोर, ये कहाँ का है? बलूचिस्तान का। इसके बाद सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल की बात करें आलमगीरपुर जो कि आपका वेस्टर्न यूपी। सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल की बात करें मांडा, जम्मू कश्मीर। और सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल की बात करें तो ये है आपका दैमाबाद, महाराष्ट्र। यहाँ पर महाराष्ट्र सबसे साउथ में, ठीक है। सबसे उत्तर की बात करें तो जम्मू कश्मीर, सबसे पूर्व की बात करें, ईस्ट की बात करें तो यूपी में साइट मिली है और सबसे वेस्ट में बात करें तो कहाँ पर मिली है आपकी? सुतकांगेन डोर, ठीक है। ये अलग अलग मतलब एक्सट्रीम पॉइंट है जहाँ पर ये इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, इसमें हम बात करेंगे विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की कालावधि के निर्धारण के संदर्भ में क्या कहा, क्या उन्होंने डेट दी कि ये सिविलाइजेशन कब से कब तक थी।
शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम जॉन मार्शल से। जॉन मार्शल ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये जो पूरी सभ्यता थी ये आपकी 3200 ईसा पूर्व से 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व इस ड्यूरेशन में रही। अर्नेस्ट मैके की बात करें तो इन्होंने बोला कि 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता रही। माधव स्वरूप वत्स की बात करें, इन्होंने बोला 3500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता रही। गैंड की बात करें तो 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता के बारे में कहा। मार्टिमर व्हीलर के बारे में बात करें तो इन्होंने बोला कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता रही। फेयर सर्विस की बात करें, इन्होंने बोला 2000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व के मध्य ये पूरी सिविलाइजेशन रही। ठीक है, सो ये अलग अलग स्कॉलर्स हैं जिन्होंने डेट इसके निर्धारित करी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये आपको एज इट इज़ ही याद रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर कि सैंधव सभ्यता का जो सामाजिक परिदृश्य था वो क्या था। सबसे पहली चीज़, मतलब आज से सोचो इतने हजारों साल पहले जो पूरी सोसाइटी थी उसमें वुमेन्स का, उसमें गर्ल्स का क्या इम्पोर्टेंस था। ठीक है, और आज क्या स्थिति है। आज हम तमाम तरीके के क्राइम्स देखते हैं और बहुत मतलब निम्न स्तर पर है लोगों की सोच भी, और जिस तरीके से एक्ट किए जाते हैं, अलग अलग क्राइम्स होते हैं, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। जब तक आप सोचोगे कि ये क्राइम बहुत ज़्यादा हीनरस है, बहुत मतलब घिनौना काम है, उसके बाद आपको नेक्स्ट डे या एक हफ्ते बाद आपको एक और खबर मिलेगी जो आज जो आपकी सोच है उसको बदल देगी, कहेगी अब ये वाला जो है बहुत घिनौना है। ठीक है, सो आज का समय जब हम बहुत डेवलप्ड, अपने आप को बहुत सिविलाइज्ड बोलते हैं, तब ये स्थिति है। और जब हम बात करते हैं सैंधव सभ्यता की तो वहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी कि समाज जो था उसमें महिलाओं की बहुत ज़्यादा भूमिका थी और बहुत इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, खुदाई से बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से यह अनुमान लगाया गया कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, यानी कि वुमेन्स का यहाँ पर डोमिनेंस था। इसके बाद धर्म की बात करें, सो धर्म में जब हम बात करते हैं तो इसमें मतलब नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले और उसी से ये पता चला, मतलब ये अनुमान लगाया गया कि हिंदू धर्म में मतलब जो है ऑब्वियसली बात है, सुहाग का ये प्रतीक है सिंदूर, तो ये लोग हिंदू धर्म के रहे होंगे। ठीक है, ये एक मतलब स्पेकुलेशन है जो वहाँ से फाइंडिंग्स मिली हैं। खेल की बात करें तो पासा ये यहाँ का प्रमुख खेल था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कृषि और आहार की, यानी कि क्या उगाते थे और क्या खाते थे। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके के लोग थे। ये शाकाहार भी इस्तेमाल करते थे, यानी कि साग सब्जी भी खाते थे, और ये मांसाहार भी करते थे। मेन जो इनके खाद्यान्न थे वो थे आपके गेहूं और जौ। इसके बाद सैंधव सभ्यता एवं खाद्यान्न अवशेष। सो रंगपुर की बात करें तो यहाँ से मिला धान की भूसी का अवशेष। वहीं लोथल की बात करें तो यहाँ से क्या मिला, चावल के अवशेष मिले। लोथल से एक वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। ठीक है, ये सारी फाइंडिंग्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं हम किसकी, आभूषण यानी कि ऑर्नामेंट्स। सो स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, इस बात के प्रमाण मिले हैं। सोना और चांदी, इसके अलावा हाथी दांत, शंख, इसके बने आभूषण भी यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते थे। कंठहार यानी कि जो गले में पहनने वाला हार होता है, कर्णफूल यानी कि जो कुंडल होते हैं, कड़ा हो गया, भुजबंद यानी कि भुजाओं पर बांधने वाला जो बंधन होता है, अंगूठी, हंसुली, करधनी, ये सारे आभूषण यहाँ पर पहने जाते थे। अब नेक्स्ट यहाँ पर है, आभूषणों की बात हो गई तो प्रमुख उद्योग। अब इसमें सबसे प्रमुख उद्योग क्या है, वस्त्र उद्योग। और आज भी देखो तो इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इनके जो वस्त्र थे वो ऊनी और सूती दोनों प्रकार के थे। ठीक है, सूती वस्त्रों के अवशेषों से ये फाइंडिंग्स मिली है कि भैया इन लोगों को जो है कपास उगाना आता था, कि कैसे कपास उगाना है, क्योंकि बिना कपास के तो सूती वस्त्र बना नहीं सकते। ठीक है, सो कपास उगाना भी ये लोग जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती को ही स्टार्ट किया था। इंडिया में
कपास जो है वो ग्रीस मतलब इंडिया से कपास कहाँ गई, ग्रीस गई, और वहाँ पर उसको क्या बोला गया, सिंडन। सो अगर कपास, पर्टिकुलरली कपास के बारे में ही बात करें तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो कपास के खेती के बारे में जानते थे। तकरीबन 3000 ईसा पूर्व में ये खेती इंडिया में स्टार्ट हुई, और जब कपास की खेती के बारे में मतलब खेती करना सीख गए तो उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि भाई उससे वो सूती कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिए, और इंडिया से ही कपास ग्रीस गई, जहाँ पर कपास का नाम चेंज हुआ और सिंडान नाम उसका रखा गया, फिर सिंडन नाम रखा गया। भारत में कपास की खेती का स्टार्टिंग कब हुआ आपका, 3000 ईसा पूर्व में, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जिसमें बोला गया है कि मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा और कपड़ा प्राप्त हुआ है। ठीक है, सो ये मोहनजोदड़ो के बारे में। अभी देखो हमने कई सारी चीज़ें यहाँ पर फाइंडिंग्स के बारे में बात करी है, जो मैं ये बता रहा हूँ आपको ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कपास के संदर्भ में आपको मोहनजोदड़ो के बारे में ज़रूर याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और वहीं जो चक्की है, चक्की के 2 पार्ट ये कहाँ मिले आपके, लोथल में मिले। ठीक है, और रंगपुर की बात करें यहाँ पर धान की भूसी मिली है। सो ये सारी फाइंडिंग्स याद रखनी है। आगे मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं विभिन्न उद्योग एवं अवशेष प्राप्ति स्थल, यानी कि कौन कौन से उद्योग के कहाँ कहाँ पर अवशेष मिले हैं। सबसे पहले मनके बनाने का कार्य ये लोथल और चन्हूदड़ो यहाँ पर किया जाता था। सीप उद्योग की बात करें तो लोथल और बालाकोट यहाँ पर सीप उद्योग डेवलप्ड था। व्यापार की बात करते हैं तो सैंधव निवासियों का आंतरिक और बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था, यानी कि ये एक साइड से दूसरी साइड में इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी ये बिजनेस बहुत डेवलप्ड था, और बाहर के देशों के साथ भी इनका बिजनेस होता था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय, यानी कि अगर मतलब आपको सपोज गेहूं चाहिए तो आप गाय ले आए, आपने उसको गाय चाहिए तो उसने गाय ले ली, आपको गेहूं दे दिया, इस सेंस में, यानी कि बार्टर सिस्टम यहाँ पर डेवलप्ड था। इसके बाद लोथल और मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर याद रखें। और उनके बाट जो थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बाट इस्तेमाल करते थे वो मेनली घनाकार होते थे, और कुछ बाट जो है वो बेलनाकार, ढोलाकार, इसके अलावा वर्तुलाकार, ये अलग अलग तरीके के थे, लेकिन मेनली घनाकार प्रकार के, घन के आकार के कुछ इस तरीके से इनके बाट हुआ करते थे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये घन के आकार के कुछ इनके बाट हुआ करते थे इस तरीके से। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखें तो सारगोन, ये सारगोन युगीन जो सुमेरियन लेख है उससे क्या पता चलता है कि मेलहुआ, दिलमुन और मगन, इसके साथ में मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। तो मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध किस किस के साथ में थे, मेलहुआ के साथ में, दिलमुन के साथ में और मगन के साथ में, और मेलहुआ ही आपका सिंधु क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। ये कौन से लेख से ये बात पता चली, तो सारगोन युगीन मतलब सारगोन युग का एक लेख है, सुमेरिया लेख, उससे ये पता चलता है। मेलुआ की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान की बात करें तो ये फारस की खाड़ी के बहरीन क्षेत्र से दिलमुन की पहचान की गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुमेरियन अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या फिर सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश ये कहा गया है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त ममी की आकृति से पता चलता है। ठीक है, सो मतलब मिस्र के साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिलेशन था, बिजनेस रिलेशन, कमर्शियल रिलेशन, तो ये पता चलता है। लोथल जो कि एक पोर्ट सिटी थी, वहाँ पर ममी एक मिली है, उस ममी से ये चीज़ फाइंड आउट हुई है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर एक टेबल की बात करते हैं, इसमें हम बात करेंगे प्रमुख धातु और उनके प्राप्ति स्थल की। सो तांबा ये कच्चा माल होता था, ये कहाँ कहाँ से मिलता था, एक तो खेतड़ी राजस्थान की जो साइट है, बलूचिस्तान और ओमान, यहाँ से तांबा मिलता था। लार्ज बर्द की बात करें, बदखशा अफगानिस्तान से मिलता था।
टिन की बात करें ईरान और अफ़गानिस्तान से, चांदी की बात करें तो राजस्थान की जावर और अजमेर खान, इसके अलावा अफ़गानिस्तान और ईरान से। शीशे की बात करें तो ईरान, अफ़गानिस्तान और अजमेर जो कि राजस्थान में है, सो वहाँ पर इससे शीशा मिलता था। शिलाजीत की बात करें तो ये आपका हिमालय से, गोमेद की बात करें गुजरात से, सोने की बात करें तो साउथ इंडिया स्पेशली कर्नाटका से मिलता था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं मूर्ति कला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला और मृत भांडों की। तो यह सभी कलाएं उन्नत अवस्था में थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है, आईवीसी में। अब धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुशिष्ट विधि से बनाई जाती थी, मतलब एक ये पूरा मेथड यूज़ कराया जाता था जिसमें इस तरीके की मूर्तियां बनाई जाती थी। एक पूरा मेटल का, सपोज ये एक कोई मेटल की एक आकृति बना दी खोखली, उसके अंदर मोम भर देते थे, ठीक है, उससे ये पूरी आकृति बनती थी। इसके बाद मृण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। जो मिट्टी की मूर्तियां जो हैं ये आदमी, औरत और पशु पक्षियां सबकी मिली हैं। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की हैं, ज़्यादातर वुमेन्स की ही यहाँ पर मूर्तियां मिली हैं। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं, और मेल फीमेल में फीमेल की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ यहाँ पर मिली हैं। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन कौन सी साइट्स थी और वहाँ पर कौन कौन सी मूर्तियाँ मिली। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ पर एक संयुक्त पशु मूर्ति मिली जिसमें जो सिर था वो आपका सूंडदार हाथी का था और बाकी शरीर किसका था, भेड़ का था। और यहीं पर एक कांस की जो नर्तकी की कांस मूर्ति जो बहुत फेमस है, डांसिंग गर्ल, सो उसकी मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा की बात करें सो पाषाण यानी कि पत्थर की 2 सिर रहित बिना सिर की मानव मूर्तियां मिली हैं। लोथल की बात करें तो तांबे का कुत्ता मिला और पक्षी की एक मूर्ति मिली। कालीबंगा की बात करें तो यहाँ पर सांड की कांस्य मूर्ति मिली। चन्हुदड़ों की बात करें सो इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की मूर्तियां यहाँ पर मिली हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें मृद भांडों की यानी कि पॉट्स की बात करते हैं। सो इसमें जब हम बात करें प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की तो पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था, यानी कि जो पैर से चलने वाला चाक होता था उसका यहाँ पर यूज़ किया जाता था पॉट्स को बनाने के लिए। सभ्यता की जो परिपक्व अवस्था थी यानी कि मैच्योर स्टेट में ये हो गया कि भैया हाथ से चाक को, जो इस तरीके का एक चाक होता था ना, इसको चलाते थे और यहाँ पर मिट्टी होती, धीरे धीरे यहाँ पर वो बनती थी, पॉट्स बनते थे। सो ये हाथ से चलाने वाला बाद में प्रयोग किया जाने लगा। डिज़ाइन के आधार पर जो बर्तन थे उनको 2 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया। एक वो बर्तन जिन पर डिज़ाइन नहीं होता था, ठीक है, ऐसे पॉट्स होते थे। दूसरे जिसमें डिज़ाइन किया जाता था, यानी कि रेड कलर से पहले पेंट किया, उस पर ब्लैक कलर से अलग अलग डिज़ाइन बना दी। मृद भांडों को बनाने वाली जो मिट्टी होती थी उसमें रेत का मिश्रण किया जाता था और जब उसको पकाया जाता था तो वो हल्के भूरे लाल रंग की हो जाती थी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो मृद भांड थे इनके ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई की जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। कुछ मृद भांड ऐसे होते थे जो लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से चित्रित किए जाते थे, मतलब उस पर चित्र बनाए जाते थे। तो बेसिकली लाल और काला रंग यूज़ करते थे, काले रंग का यूज़ करते थे चित्र बनाने के लिए और लाल रंग उस पर उसको बेस बनाने के लिए। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला, इन सब का चित्र भी बनाया गया है। सैंधव मृद भांडों में मर्तबान, कटोरे, तश्तरियाँ और थालियाँ ये प्रमुख है, यानी कि इस तरीके के बर्तन यहाँ पर जिसमें थालियाँ, कटोरे, मर्तबान, तश्तरियाँ ये सब यहाँ पर मिली हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सैंधवकालीन में मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में पशुओं के संदर्भ में। सो पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा और घड़ियाल इसके चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े का यहाँ पर चित्र नहीं मिला अभी तक, ठीक है। सो घोड़े का चित्र नहीं मिला है, घोड़े के अवशेष मिले, आगे हम बात करेंगे। और शेर का यहाँ पर कोई संदर्भ नहीं मिला है। सो हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा और घड़ियाल इनको याद रखना है। हालांकि घोड़े की अस्थियाँ, घोड़े की मृणमूर्ति ये लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा
ये जो अलग अलग साइट्स थी यहाँ से मिली हैं, लेकिन घोड़े का उपयोग युद्ध में रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं। घोड़े का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है, ये भी याद रखना है। कुबड़दार ऊंट, इसके जीवाश्म हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और सुरकोटदा यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, सो कुबड़दार ऊंट जो है इसके जीवाश्म कहाँ मिले? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में और सुरकोटदा में। इसके बाद मोहरों की बात करें तो सैंधव काल में सबसे ज़्यादा जो मोहरें बनी वो किसकी बनी? सेलखड़ी की। इसके अलावा कंचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद और गिट्टी, ये भी जो है इनका भी यूज़ किया गया मोहरें बनाने के लिए। ठीक है, सो एक चीज़ आपको ये पता चली गया कि किसकी सबसे ज़्यादा बनी है? सेलखड़ी की बनी है, और घोड़े का अंकन नहीं होता था हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें होती थी उन पर। ठीक है, चलो आगे मूव ऑन करते हैं। ज़्यादातर जो मोहरें थी वो वर्गाकार या फिर चौकोर थीं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी थीं जो घनाकार थीं, गोलाकार थीं और बेलनाकार थीं। सो ये अलग अलग तरीके की मोहरें मिली हैं जिनकी शेप अलग अलग थी। बस ज़्यादातर जो मिली है वो कैसी मिली है? वर्गाकार और चौकोर। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जो है वो एक श्रृंगी यानी कि एक सींग वाले पशु का मिला है, और उसके बाद जो है वो कुवड़ वाले बैल का मिला है। सबसे ज़्यादा जो मिले हैं मोहरें उन पर एक श्रृंगी पशु की आकृति है, और उसके बाद जो है वो कुवड़ वाला। ठीक है, यानी कि जो मोहर होती है, मोहर पे सबसे ज़्यादा एक श्रृंगी और उसके बाद कुवड़ वाले बैल का। पशुपति शिव, इनके प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर हैं जिस पर योगी की आकृति बनी है, और उस योगी के बाईं ओर बाघ और हाथी, दाईं ओर बात करें यानी कि राइट हैंड पे तो गेंडा और भैंसा ये चित्रित हैं। ठीक है, तो राइट साइड में कौन बैठा हुआ दिखाई देगा? उसके अंदर गेंडा और भैंसा, और लेफ्ट साइड में बाघ और हाथी। सिंहासन के नीचे 2 हिरन भी इसके अंदर बने हुए हैं। तो इन ऑल अगर हम कहें तो बाघ हो गया, हाथी हो गया, गेंडा हो गया, भैंसा हो गया और हिरन, इसके चित्र यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है और इसके 3 मुख हैं इस आकृति के। इसके बाद इसे जो है भगवान शिव या फिर रुद्र का जो एक पूरा नाम दिया गया कि ये रुद्र का ही है, तो उससे संबंधित किया गया। तो ये किसने करा? मार्शल ने। ठीक है, सो मार्शल के द्वारा जो है इस आकृति को क्या बोला गया कि ये रुद्र यानी कि शिव की मूर्ति है। मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव के चित्र युक्त मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। इसके बाद धार्मिक क्रियाकलाप की बात करें यानी कि पूजा, ये लोग क्या करते थे, क्या पूजा विधि थी, उसके संदर्भ में बात करते हैं। तो मूर्ति पूजा, इसका प्रारंभ जो है वो पूर्व आर्य काल का माना जाता है, यानी कि आर्यों से पहले से ही मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इसके संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी, यानी कि ये इस मतलब ये जो संसार है इससे ही रिलेटेड थी, अलौकिक चीज़ों को नहीं मानती थी। इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे, यानी कि डोमिनेंस बहुत ज़्यादा नहीं था। ऐसा नहीं था कि ये लोग मानते नहीं थे धर्म को मानते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा फिजिकल वर्ल्ड पर ही ये बिलीव करते थे। सैंधव सभ्यता की मूर्ति पूजा प्रचलित थी यहाँ पर सैंधव सभ्यता में, और इसके एग्जाम्पल बहुत सारी साइट्स हैं जिसमें मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं और मोहर मिली हैं जिस पर मातृ देवी के अंकन है। तो उससे पता चलता है कि भैया पूजा तो ये लोग करते थे, और मातृ देवी जो थी उनकी मेनली पूजा यहाँ पर की जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि सैंधव सभ्यता के जो लोग थे ये पशुपति की भी पूजा किया करते थे, मातृ देवी की भी पूजा करते थे, वो मेन था। इसके अलावा पशुपति की भी यहाँ पर पूजा होती थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है, और ये मेनली धरती माता की बात यहाँ पर करी गई है। और लोग मतलब धरती माता को ऑब्वियसली बात है उर्वरता की देवी समझते थे, और आज भी समझते हैं, तो नेचुरल सी बात भी है। और इसकी पूजा उसी तरह से किया करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की जो देवी हैं आइसिस उनकी पूजा करते थे। ठीक है, सो जैसे आइसिस की पूजा वहाँ पर मिस्र में की जाती थी, सिमिलर वे पर यहाँ पर पूजा करी जाती थी धरती की। ठीक है, वर्तमान तक सिंधु सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर
और पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पर जो मिट्टी मिली है और पत्थर की जो मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं और जो मोहरे हैं उससे ही लगाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति शिव, लिंग, योनि, इनकी पूजा और पीपल, नीम, ये जो अलग अलग पेड़ हैं, इसके अलावा नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी, इनकी पूजा की जाती थी। लोथल, कालीबंगा, बनावली, यहाँ के जो पुरास्थल हैं, यहाँ पर अग्निकुंड और यज्ञ वेदियाँ इसके साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर? लोथल में, कालीबंगा में और बनावली में। अंतिम संस्कार विधि की बात करें तो उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। ये परमानेंट फैक्ट नहीं है। कुछ ऐसे फैक्ट भी हैं जिसमें ये दिशा उल्टी हुआ करती थी या फिर किसी दूसरी दिशा में लिटाकर शव को जो है वो दफनाया जाता था। कालीबंगा में शव जो है वो दक्षिण उत्तर में, रोपड़ में पश्चिम पूर्व में, लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में शवों को दफनाया जाता था। सो ये अलग अलग मतलब डायरेक्शन में शवों को दफनाने की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाती थी। बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि आंशिक समाधिकरण, इसके एग्जाम्पल जो है बहावलपुर यहाँ पर मिलते हैं। मृतकों के साथ दैनिक जीवन में जो यूज़ होती थी चीज़ें, उनको भी दफनाया जाता था, इसके साक्ष्य मिले हैं। आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो आत्मा में भी बिलीव करते थे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एक टेबल की, जिसमें हम सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनका क्या ओपिनियन रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं विनाश का कारण, जो कि बाढ़ माना किसने? मार्शल ने, मैके ने, R.S. राव ने। आर्यों का आक्रमण हुआ और ये सभ्यता फिर ख़त्म हो गई, ये गार्डनर चाइल्ड ने माना, मार्टिमर व्हीलर ने और स्टुअर्ट पिगट ने। जलवायु परिवर्तन की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हुई, ये मानते हैं ऑरेल स्टीन और अमलानंद घोष। भूतत्विक परिवर्तन हुए और उसकी वजह से ये सभ्यता ख़त्म हुई, तो ये M.R. साहानी, H.T. लैम्ब्रिक और G.F. डेल्स मानते हैं। महामारी की वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हुई, तो ये मानना है K.U.R. कैनेडी का। और पर्यावरण परिवर्तन हुआ, उसकी वजह से ये पूरा जो सभ्यता थी वो ख़त्म हो गई, ये मानते कौन है? M. दमित्रियेव। ठीक है, सो ये अलग अलग स्कॉलर्स हैं जिनका ये ओपिनियन रहा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसमें हम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला जो कि पाकिस्तान में है, और राखीगढ़ी और धौलावीरा जो कि इंडिया में है। सो ये वो साइट्स हैं जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की 5 सबसे बड़ी साइट्स हैं। ठीक है, और इसमें अगर इंडिया में हम बात करें तो राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है, ठीक है, जो इंडिया में मौजूद है। सो इस तरीके से देखें तो आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला और राखीगढ़ी और धौलावीरा, इन 5 के नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये 5 जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट्स हैं। अब यहाँ पर एक एक करके एक एक साइट को हम कवर अप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? हड़प्पा की। सो ये अलग अलग ईयर हैं और इनके संदर्भ में क्या कुछ याद रखना है देखते हैं। 1826 की बात करें, सबसे पहले चार्ल्स मेसन, इन्होंने हड़प्पा के टीले जो थे या फिर वहाँ के जो भग्नावशेष थे उसके विषय में जानकारी दी थी। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, उनको इस स्थल उन्होंने इस स्थल को खोजा था। 1926-27 और 1933-34 इसके इन सालों में माधव स्वरूप वस्त्र इन्होंने उत्खनन किया। 1946 में मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने व्यापक स्तर पर उत्खनन किया हड़प्पा का। सो आपको बेसिकली ये ईयर याद नहीं रखने, आपको याद क्या रखना है कि ये जो नाम है चार्ल्स मेसन, दयाराम साहनी, इसके अलावा माधव स्वरूप वस्त्र और मार्टिमर व्हीलर, इनके नाम याद रखने हैं कि ये जो नाम हैं ये सारे वो लोग हैं जो कि इस पर्टिकुलर साइट से एसोसिएटेड हैं और इन्होंने यहाँ पर एक्सकवेशन किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि खोजकर्ता की। सो खोजकर्ता कौन रहे और कौन सा खोज वर्ष रहा था, ये बेसिकली पूछा भी जाता है। सो खोजकर्ता की बात करें तो राय बहादुर दयाराम साहनी,
ठीक है। ये जो थे सर जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, उनके निर्देशन में इन्होंने इसको खोजा था, ठीक है, हड़प्पा साइट को। कब खोजा? 1921 में। अब इस साइट की हम लोकेशन की बात करें, अवस्थिति की बात करें, तो साहिवाल जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में ये साइट है और यह जो है रावी नदी के बाएं तट पर लोकेटेड है। हड़प्पा स्थल के 2 टीले ये मिले, जिनमें से मतलब जिनके जो अलग अलग नाम रखे गए। एक है आपका पूर्वी टीला, इसको नगर टीला कहते हैं। पश्चिमी टीला उसको दुर्ग टीला, यानी कि नगर की रक्षा के लिए स्थित इस दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी थी। किसने दी? व्हीलर ने, ठीक है। सो ये 2 अलग अलग टीले हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में मिले, इनको नाम दे दिया गया। एक को नगर टीला बोला गया और एक को दुर्ग टीला कहा गया। इसके बाद हड़प्पा से प्राप्त जो प्रमुख अवशेष हैं, इसमें 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 अन्नागार, यहाँ पे जहाँ पर अन्न को रखा जाता है, ऐसे 2 अलग अलग कक्ष मिले हैं। मतलब 6 अलग अलग रूम हैं, मतलब जो आपस में जुड़े हुए हैं एक पंक्ति में, ऐसे मिले हैं। एक यहाँ पर समाधि मिली जिसको R37 कहा गया। इसमें एक कब्रिस्तान जो हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में लोकेटेड है। इसके अलावा एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र ये भी हड़प्पा से मिला है। बाद और क्या क्या फाइंडिंग्स हैं हड़प्पा से जो मिले चीज़ें हैं, उसमें एक आपका शंख का बना हुआ बैल मिला, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जिसे जो है उर्वरता की देवी माना गया है, ये वहाँ से मिला है। तांबे का बना इक्का यहाँ से मिला है। ईंटों का एक वृत्ताकार चबूतरा यहाँ से मिला है और गेहूं और जौ के दानों के अवशेष ये भी हड़प्पा से मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम साइट की बात करते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मोहनजोदड़ो। सो सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन है लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये पर्टिकुलर चीज़ याद रखनी है कि दाहिने तट पर ये लोकेटेड है। मोहनजोदड़ो के निवासी ये अधिकांशतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। मोहनजोदड़ो ये जो शब्द है, इसके अर्थ की बात करें तो वो क्या है आपका? मृतकों का टीला। और ये जो मोहनजोदड़ो शब्द है ये कौन सी लैंग्वेज का है? ये है आपका सिंधी भाषा का। इस साइट के जो खोजकर्ता थे उनका नाम क्या था? रखालदास बनर्जी। 1922 में, यानी कि हड़प्पा के बाद इसको खोजा गया। अब यहाँ पर क्या क्या अवशेष मिले? सबसे पहले यहाँ पर एक सींग युक्त देवता का चित्र मिला है। दूसरा, एक भवन मिला जो कि पक्की ईंटों का बना हुआ था, ठीक है। सो एक पक्की ईंटों का भवन यहाँ पर मिला है। एक सींग वाले देवता के चित्र यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मतलब मोहरे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जस्ट अ सेकेंड, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आपका अभिलेख युक्त मोहरें, ये भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिली है? मोहनजोदड़ो में ही मिली है। एक कांसे की बनी नर्तकी की जो मूर्ति है वो यहाँ पर मिली है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। पुजारी यानी कि योगी की मूर्ति यहाँ पर मिली। मुद्रा पर अंकित पशुपति या फिर भगवान शिव, इनकी मूर्ति मिली है। कुंभकारों के 6 भट्टे यहाँ पर मिले हैं। सूती कपड़ा यहाँ पर मिला। गले हुए तांबे के ढेर यहाँ पर मिले। सीपों की बनी हुई पटरी ये भी कहाँ पर मिली? आपका मोहनजोदड़ो में। इसके अलावा अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल भी यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। अंतिम स्तर का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जो सभ्यता का विकास हुआ उसमें सारी चीज़ें मिलती चली गई। उसके बाद जो आखिरी मतलब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म होने वाली थी उस टाइम पर जो यहाँ पर चीज़ें मिली उसमें जो है यहाँ पर नरकंकाल मिले हैं। घोड़ों के दांत यहाँ पर मिले हैं। गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुवड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर को जो है कलाकृति की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करी किसने? मार्शल ने। तो कुवड़ वाले बैल की आकृति की मोहर भी यहाँ से मिली है। अब यहाँ पर कुछ एक जो बिल्डिंग्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें एक है आपका वृहद स्नानागार, एक बड़ा सा जो स्नानागार था, तकरीबन 55 मीटर ये लंबा था और उत्तर से दक्षिण की ओर, और वहीं 33 मीटर ये चौड़ा था पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट और उत्तर से दक्षिण। तो ये इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है ये यहाँ पर पर्टिकुलरली याद रखिएगा, ये भी पूछा गया था। ये जो विशाल स्नानागार है ये धर्मानुष्ठान संबंधी
स्नान के लिए किया जाता था। यानी कि जैसे आज भी अगर हम कोई पूजा पाठ करते हैं उससे पहले नहाने के लिए जाते हैं, ठीक है, नदियों में नहाया जाता है, कुएं का इस्तेमाल करते थे नहाने के लिए। सो इसी सेंस में यहाँ पर भी जब कोई पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान होता था तो उससे पहले नहाया जाता था, उसी के लिए ये एक स्नानागार बनाया गया था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का जो आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वृहत स्नानागार को उस टाइम पर सबसे बेहतरीन जो है एक निर्माण स्थल के रूप में किसने कहा है उसके बारे में, तो आपको मार्शल का नाम याद रखना है। इसके अलावा स्नानागुंड के कुंड बात करें तो इसी स्नानागार में एक कुंड बनाया गया, ठीक है, बीचों बीच में, और ये तकरीबन 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था, ठीक है। चलो इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक विशाल भवन जो था वो उसका निर्माण करा गया, जो ये स्नानागार था इसके उत्तर पूर्व में, ठीक है। अब इसकी जो डायमेंशन है एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली इतना याद रखना है कि एक स्नाना कुंड था, एक विशाल भवन था, और ये प्रोबेबली ऐसा था कि जो पुरोहित होते थे वो यहाँ पर रहते थे और पुरोहितों का यहाँ पर विद्यालय स्थित रहा होगा। एक विशाल अन्नागार की बात करें, एक बड़ा सा अन्नागार यहाँ पर मिला है, इसके भी डायमेंशन एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सड़कों की बात करें तो मोहनजोदड़ो की जो प्रमुख विशेषता है वो यहाँ की सड़कें हैं। अब सड़कों में एक था आपका राजपथ, यानी कि जिसमें जो मेन लोग जाते होंगे। सो ये जो मुख्य सड़क थी ये 9.15 मीटर चौड़ी थी। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी इस तरीके से, ठीक है, और नगर को अनेक वर्गाकार और चतुर्भुजाकार भागों में या फिर खंडों में वो डिवाइड करती थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस ये नाम दिया गया है। सो ऑक्सफोर्ड सर्कस का रिलेशन किससे है? मोहनजोदड़ो में जो सड़कें मिली जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, उन्हीं सड़कों के लिए ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो दुर्ग टीला है, सो ये मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में लोकेटेड था और इसी को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासक जो थे उन्होंने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके बाद किसने क्या कहा? तो पिग्गट की बात करें, इन्होंने बोला कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां यानी कि कैपिटल थी। इसके बाद नेक्स्ट साइट की बात करते हैं जो कि है आपका चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो की बात करें, खोजकर्ता इसके NG मजूमदार। खोज वर्ष की बात करें 1931। अब स्थिति यानी कि लोकेशन की बात करें सो मोहनजोदड़ो से तकरीबन 130 किलोमीटर साउथ में ये लोकेटेड है। कौन कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे वो इससे एसोसिएटेड थे? तो इसमें मैके थे जो कि 1935-36 में इन्होंने जो है इसका मतलब इसके उत्खनन में शामिल हुए। फाइंडिंग्स की बात करें तो एक अलंकृत हाथी यहाँ पर मिला, खिलौना और कुत्ते के मतलब कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह यहाँ पर मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधनों में अगर हम बात करें तो लिपस्टिक के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। ये एकमात्र पुरास्थल है जहाँ पर वक्राकार ईंटें यहाँ पर मिली हैं। सो चन्हूदड़ो के संदर्भ में ये पर्टिकुलर पॉइंट ज़रूर याद रखें। इसके अलावा यहाँ पर किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। झूकर और झांगर संस्कृति के अवशेष यहाँ पर मिले हैं चन्हूदड़ो में। और ये अगर झूकर और झांकर संस्कृति की बात करें सो ये उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति है। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था, इंडस्ट्रियल सेंटर था, जहाँ पर मणिकारी, मुहर बनाना, भार माप के बटखरे ये सब यहाँ पर बनते थे। मैके को यहाँ से मनका यानी कि बीड्स फैक्ट्री का जो कारखाना था वो भी मिला और एक भट्टी भी यहाँ पर मिली है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट की बात करें जो कि क्या है आपका लोथल। लोथल की लोकेशन के बारे में या स्थिति के बारे में बात करें तो ये आपका गुजरात की एक साइट है, अहमदाबाद जिले के पास में। भोगवा नदी इसके तट पर ये साइट लोकेटेड है। खोजकर्ता की बात करें डॉक्टर SR राव, इनके द्वारा इसको खोजा गया। यहाँ पर जो फाइंडिंग्स हैं उसमें धान यानी कि चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले। घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ यहाँ पर मिली। 3 द्वेशव समाधियाँ यहाँ पर मिली। खंबात की खाड़ी के तट पर स्थित ये जो स्थल है ये वेस्ट एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था, यानी कि वेस्ट एशिया से जो व्यापार होता था वो लोथल से ही होता था।
नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो नगर जैसा प्रतीत होता है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ से फारस की मुद्रा और सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र यहाँ से मिले हैं। यहाँ पर गढ़ी और नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि यहाँ पर एक बंदरगाह डॉकयार्ड था, जहाज़ों की गोदी। इसके अलावा लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले और चावल के अवशेष भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगली साइट है आपकी कालीबंगा, लोकेशन हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। ये इसके जो खोजकर्ता हैं ये कौन से हैं आपके लुइगी पियो तेस्तोडोरी, ये इटली के एक नागरिक थे, इनके द्वारा कालीबंगा को खोजा गया। हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान किसने करी? ये थे आपके अमलानंद घोष। दूसरे जो उत्खनन करता थे इसमें बीबी लाल 1960-61 में और बी के थापर 1960-61 में, ये भी इससे एसोसिएटेड रहे। यहाँ पर भवन जो थे वो कच्ची ईंटों के मिले हैं, ठीक है। पकी हुई ईंटों के जो प्रयोग है वो खाली नालियाँ बनाने, कुएं बनाने और स्नानागार बनाने में किया गया है। बस जो भवन थे वो कच्ची ईंटों के मिले हैं और यहीं से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। जुता हुआ खेत ये यहाँ से मिला है। जुताई कैसी थी? आड़ी तिरछी। इसके अलावा सेल खड़ी और मिट्टी की मुहरें यहाँ से मिली हैं। टेराकोटा का एक हल की आकृति यहाँ पर मिली है। भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं और कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ 2 टीले मिले हैं जो अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे, जिसमें पूर्वी टीले की बात करें तो ये टीला जो था बड़ा था और वेस्ट वाला छोटा था। आगे मूव ऑन करते हैं। इसके अलावा कालीबंगा से सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव सभ्यता के पुरावशेष भी प्राप्त हुए हैं और ये जो टीला है इस टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है और इस टीले के दक्षिण अर्ध भाग में 4 या 5 कच्ची ईंटों के चबूतरे भी मिले हैं। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं और पक्की ईंटों का बना हुआ वृत्ताकार गर्त मिला है जिसमें पशुओं की हड्डियां मिली हैं और दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या फिर वेदिकाएं जो कि एक पंक्ति में थे वो भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम साइट की बात करते हैं जो कि है धौलावीरा। लोकेशन कच्छ का रण गुजरात में। खोजा किसने? JP जोशी ने 1967-68 में। SR वेस्ट ये भी इससे एसोसिएटेड रहे 1990-91 के ड्यूरेशन में और ये जो नगर था ये आयताकार शेप में पूरा इस्टेब्लिश था और इसको 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया, किला, मध्य नगर और निचला नगर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक विशाल जलाशय यानी कि रिजर्वायर ये मिला है, ठीक है। और यहाँ के लोग एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था यानी कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से फेमिलियर थे, ये चीज़ भी यहाँ से पता चलती है, जिसकी प्रमाण किससे मिलते हैं? आपके एक रिजर्वायर से, ठीक है। और यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला है। ये सारी फाइंडिंग्स हैं धौलावीरा की। इसके बाद अगली साइट है आपकी सुरकोटदा। सुरकोटदा की बात करें, लोकेशन कच्छ जिला गुजरात। इसके अलावा खोजा किसने? जगपति जोशी यानी कि JP जोशी ने। और ये जो नगर है 2 दुर्गीकृत भागों में डिवाइडेड था, गढ़ी और आवास क्षेत्र। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कहाँ से? सुरकोटदा से। और घोड़े की कुछ हड्डियाँ भी यहाँ से मिली हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम साइट की बात करते हैं जो कि है आपकी दैमाबाद। लोकेशन अहमदनगर जिला महाराष्ट्र का और यह प्रवरा नदी के बाएं तट पर लोकेटेड है। कौन सी नदी? प्रवरा, और उसके बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर या फिर लेफ्ट बैंक पर ये लोकेटेड है और ये सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, स्टार्टिंग में देख चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडे इस सब की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं और यहाँ से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तश्तरी, प्याले, इस सब के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट साइट है आपकी राखीगढ़ी, हिसार हरियाणा की ये साइट है और घग्गर नदी के किनारे ये पूरी साइट डेवलप हुई थी। अब जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग ये जो है सबसे बड़ा सैंधव स्थल इसको माना गया है।
इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ कहाँ पर लोकेशन? पंजाब में। बीबी लाल ने इसको खोजा 1950 में, और यज्ञदत्त शर्मा वो भी इससे एसोसिएटेड रहे 1953-55 के ड्यूरेशन में। सतलुज नदी के बाएं तट पर ये लोकेटेड है। इसका जो आधुनिक नाम है वो क्या है आपका? रूपनगर है। और यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मोहर, चर्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के वाणाग्र और कुल्हाड़ी, ये सब यहाँ पर मिली हैं। और यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं रोपड़ से। इसके बाद अगली साइट की बात करें, साइट है आपकी रंगपुर, लोकेशन है सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात का। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, ये मतलब तीनों अलग अलग जो स्टेजेस रही हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर ये चीज़ कही जा सकती है कि ये लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। रंगपुर से धान की भूसी के अवशेष जो हैं वो भी मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, बात करते हैं आलमगीरपुर की। ये जो आलमगीरपुर है ये मेरठ उत्तर प्रदेश की एक साइट है। ये हिंडन नदी के किनारे लोकेटेड है और यहाँ से खुदाई में मृदभांड और मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी, इसकी चित्रकारी भी मिलती है। अगली साइट है हुलास। ये जो यूपी की साइट से, इनको ज़रूर आपको याद रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी, ये सब मिला है। इसके अलावा सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें मांडी की। ये बागरा ब्लॉक मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और यहाँ से प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन, ये सब मिले हैं। और अवशेषों को जो है हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर यहाँ से देखा गया, मतलब यहाँ पर जो फाइंडिंग्स मिली हैं, जो अवशेष मिले हैं, उनको हड़प्पा सभ्यता से एसोसिएट करके देखा गया है। इसके बाद देसलपुर, ये भुज गुजरात की एक साइट है। पी पांड्या और ए ढाके, इन्होंने इसको खोजा और यहाँ से एक रक्षा प्राचीर मिला है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें सुत कांगे डोर की। ये आपका साउथ बलूचिस्तान की साइट है और इसकी पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में 1927 में ऑरेल स्टीन इन्होंने की थी। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, ये जो स्थल है ये आपका दास्त या फिर दश्क नदी के किनारे लोकेटेड है और इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है। यहाँ से मृदभांड, ताम्र निर्मित वाणाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने, ठीकरे, मिट्टी की चूड़ियाँ, इस सब के अवशेष मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें सुत काके कोह की। ये जो साइट है इसको किसने खोजा? D.F. डेल्स ने 1962 में, और ये जो है सुत कांगेन डोर के पूर्व में लोकेटेड साइट है। यहाँ से 2 टीले मिले जिसका आकार सुत कांगेन डोर जैसा ही है। इसके बाद अगली साइट पे चलते हैं जो कि है आपकी बालाकोट। ये जो बालाकोट साइट है ये बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर लोकेटेड है और ये एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था यहाँ पर। और यहाँ से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन अवशेष जो है वो मिले हैं। इसकी नगर योजना एकदम सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का यूज़ हुआ, जबकि अगर नालियों की बात करें तो वो पक्की ईंटों का यूज़ करके बनाई गई। और यहाँ का सबसे जो समृद्ध उद्योग था वो कौन सा था? सीप उद्योग बालाकोट का। और यहाँ से काफ़ी मात्रा में सीप से बनी हुई जो चूड़ियाँ हैं उसके टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगली साइट की बात करें जो कि है आपकी बनावली। इसको मतलब इसकी जो लोकेशन है फतेहाबाद हरियाणा है। 1974-77 में इसको खोजा गया S.R. बिष्ट के द्वारा। 3 अलग अलग मतलब इसमें जो हड़प्पा सभ्यता की पूरी वो है स्टेजेस हैं, तो तीनों स्टेज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। क्या क्या चीज़ें मिली? सड़कें जो हैं वो नगर को तारांकित भागों में डिवाइड करती हैं। मोहरे, बटखरे, लाजवर्द और कार्नेलियल के मक्के यहाँ पर मिले। टेराकोटा हल की आकृति यहाँ पर मिली। तांबे के वाणाग्र यहाँ पर मिले। इसके बाद अगली साइट है आपकी भगवानपुरा। ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में लोकेटेड है। J.P. जोशी ने इसको खोजा था और ये जो स्थल है ये सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर लोकेटेड है।
मेन फाइंडिंग्स की बात करें, सफ़ेद, काले और आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ यहाँ पर मिली हैं, तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगली साइट की बात करते हैं जो कि है आपकी मांडा। सो मांडा की बात करें, लोकेशन जम्मू कश्मीर, जेपी जोशी और मधुबाला इनके द्वारा इसको उत्खनन इसका किया गया 1982 में। चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर लोकेटेड है। मेन फाइंडिंग्स की बात करें तो यहाँ पर संस्कृति के, इंडस वैली संस्कृति के तीनों स्तर प्राप्त हुए हैं, प्राक, विकसित और उत्तरकालीन। इसके अलावा यहाँ पर मिट्टी के ठीकरे मिले और हड्डी के नुकीले वाणाग्र यहाँ पर मिले, चर्ट ब्लेड यहाँ पर मिले, कांस निर्मित पेचदार पिन यहाँ पर मिली, एक आधी अधूरी मोहर यहाँ पर मिली। इसके बाद अगली साइट, ये भी आपकी यूपी से एसोसिएटेड है और ये आपकी कहाँ पर है, बागपत जिले में है, बारोट, नाम क्या है, सिनौली। ठीक है, यहाँ से क्या क्या मिला, तो यहाँ से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान ये प्राप्त हुए जिनकी दिशा जो है वो उत्तर से दक्षिण में लोकेटेड है। इसके बाद आगे बढ़े और बात करते हैं सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे रिलेटेड नदियों की। हड़प्पा जो आपका रावी नदी से एसोसिएटेड है, उसके किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर, भोगवा नदी जो है ये लोथल, और रोपड़ की बात करें सतलज, मांडा की बात करें चिनाब, दैमाबाद की बात करें प्रवरा, आलमगीरपुर की बात करें हिंडन, सुत कांगे डोर की बात करें दश्त या फिर दाश्क, भगवानपुरा की बात करें तो सरस्वती नदी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मानव समाज एवं अर्थव्यवस्था की। सो मानव समाज विशिष्ट, विलक्षण या फिर विशिष्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये इसकी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ये मतलब मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है और अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे चेंज आता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। चाहे वो जो खाद्य संग्रह हो गया, कृषि उत्पादन हो गया, उद्योग हो गया, इस सब से मेन मतलब क्या है कि इंडिया की, मतलब अगर हम बात करें सोसाइटी की, ह्यूमन सोसाइटी की, ठीक है, सो ह्यूमन सोसाइटी में क्या है, मानव समाज में क्या है कि अगर आप देखोगे कि कोई मतलब किसी कॉलोनी की बात कर लो जहाँ पर बहुत अमीर लोग रहते होंगे तो उनका रहन सहन, उनका चाल ढाल सब कुछ अलग होगा एक ऐसी बस्ती के बारे में, मतलब बस्ती से जिसमें लोग गरीब होंगे। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, आपकी अर्थव्यवस्था पर। कितना पैसा है, कितना आप मतलब चीज़ें आप ले सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे चेंजेस होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी हिसाब से बदलती चली गई, संस्कृति हो गई, धर्म हो गई, विज्ञान हो गई, ये सब भी अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही चेंज होते रहते हैं। चलो इसके बाद आगे हम मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हड़प्पा की। दयाराम साहनी ने इसको खोजा 1923-24 और 1924-25 में ये इससे एसोसिएटेड रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हस्तिनापुर की बात करें तो बीबी लाल 1950 और 52 में एसोसिएटेड रहे। तक्षशिला की बात करें जॉन मार्शल 1913 से 34 तक एसोसिएटेड रहे। कौशाम्बी की बात करें एनजी मजूमदार 1936-37 में इससे एसोसिएटेड रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं हड़प्पा स्थल की और उनका क्षेत्र कौन सा था। कालीबंगा राजस्थान से, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, हुलास सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में लोकेटेड है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें अगली जो साइट है वो सुत कांगे डोर है, ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में लोकेटेड है। इसके बाद मांडा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। दैमाबाद महाराष्ट्र की एक साइट है, बालू हरियाणा की साइट है, पाडरी गुजरात की साइट है, हड़प्पा पंजाब और मतलब पाकिस्तान वाला जो साइट है वहाँ पर है। मोहनजोदड़ो चनूदड़ो दोनों ही पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में। सुरकोटदा ये गुजरात में है। रंगपुर की बात करें तो ये सौराष्ट्र गुजरात में लोकेटेड है। कुछ दूसरे फैक्ट्स की बात करते हैं। गाय की बात करें, गाय को बहुत ज़्यादा महत्व कब दिया गया, वैदिक काल में। कनिर्गम या फिर अलेक्जेंडर कनिर्गम की बात करें तो इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के स्थलों का सीमित उत्खनन मतलब कराया और कुछ पुरावस्तुएं यहाँ पर प्राप्त की, लेकिन ये जो है हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ पाए। इसके अलावा सोहगौरा की बात करें, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये लोकेटेड है और ये राप्ती नदी के किनारे साइट है। ये मौर्यकालीन
ताम्र पत्र अभिलेख यहाँ से मिला है और यहाँ पर जो है एक अन्नागार का भी प्रमाण मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसका मतलब नहीं है। कुछ स्थलों की और संबंधित नदियों की बात करें, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, पैठन की बात करें गोदावरी, नागार्जुन कोंडा की बात करें तो कृष्णा नदी के किनारे लोकेटेड है। इसके बाद कुछ और सभ्यताओं की बात करें, इसमें एज़टेक सभ्यता है जो कि आपकी मेयो अमेरिका के उत्तरी भाग में ये पूरी डेवलप हुई। और मेयो अमेरिका के अंतर्गत बात करें तो मेक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और उत्तरी कोस्टारिका, ये पूरा क्षेत्र जो है आपका मेयो अमेरिका में आता है, जिसमें एज़टेक सभ्यता जो है वो डेवलप हुई थी। विस्तार की बात करें तो मेयो अमेरिका के दक्षिणी भाग यानी कि दक्षिणी मेक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज और अल सल्वाडोर और होंडुरास के पश्चिमी भाग तक ये पूरी सभ्यता फैली हुई थी। मुइस्का की बात करें, मुइस्का सभ्यता की, तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में डेवलप हुई। इंका सभ्यता की बात करें, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्योटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक ये पूरी फैली हुई है। इसके बाद यहाँ पर आखिरी पॉइंट ये है कि सभ्यताओं के क्रम में उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम बात करें तो सबसे पहले उत्तर में आएगी एज़टेक, फिर आएगी माया, फिर मुइस्का और फिर इंका। तो ये सीक्वेंस याद रखना है। इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, जिसमें हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर जो कि काफ़ी लेंथी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको फिनिश किया है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका वैदिक सभ्यता के बारे में। जैसा मैंने आपको बोला है कि अगर आपको यूपी पीसीएस की तैयारी करनी है और अगर आपको समीक्षा अधिकारी की या फिर बीईओ की, इन सारे एग्जाम की तैयारी करनी है और आपको जीएस पढ़ना है, तो सबसे पहले घटना चक्र की ये जो समरी है इसको ले लो ताकि मल्टीपल टाइम्स आप लोग रिवाइज कर पाओ। 9027281376 ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।